नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 26,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सुबह करणी माता मंदिर में दर्शन के बाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बने देशनूक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। यहीं से प्रधानमंत्री ने 103 अमृत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, रेल और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी दर्जनों योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वह गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से उस पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेना को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेना ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की धरती से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की चर्चा करते हुए पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले का बदला सेना ने 22 मिनट में ले लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आतंकियों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है, लेकिन मेरे अंदर लहू गर्म बहता है। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान के लिए रेड लाइन तय कर दी और स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा तो पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा। भारत के वायुसेना के शौर्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की मार खाकर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है और पता नहीं आगे कब खुलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय यूरोप के 3 देशों के दौरे पर हैं। वह इस समय नीदरलैंड्स में हैं। उन्होंने यहाँ आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हुए आतंक परस्त पाकिस्तान और कश्मीर पर चर्चा की। नीदरलैंड के अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत प्रशंसा का पात्र है। इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीज फायर अस्थायी समाधान है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष का स्थायी और सतत समाधान का रास्ता कैसा होगा? हम आतंकवाद का निर्णायक अंत करना चाहते हैं। सीज फायर की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले यूं ही जारी रहे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। पाकिस्तानियों को इसे अच्छी तरह से समझ लेने की ज़रूरत है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह-अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा, बीजेपी नेता एसएस अहलुवालिया और राजदूत सुजॉन चिनॉय शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अपने विदेश दौरे पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों, सांसदों और थिंक टैंक से मिलेंगे। इन बैठकों में हमारे सांसद आतंकवाद पर हमारी सरकार की नीति और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों के संबंध में आदेशों का पालन न करने के लिए दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इन राज्यों ने 18 फरवरी को जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है। पीठ ने स्पष्ट किया, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और दिल्ली ने इस न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है।
उपरोक्त राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया जाए, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा जाए कि अदालत की अवमानना के तहत इन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ेगी या ज्योति को जेल भेजा जाएगा, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन ज्योति पर जिन संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उसमें दोषी साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा तक हो सकती है। इतना ही नहीं, ज्योति के खिलाफ दर्ज भारतीय न्यायिक संहिता यानी BNS की धारा 152 के तहत जमानत मिलने का भी प्रावधान नहीं है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक उम्मीद थे, ऐसी उम्मीद जिसका इंतजार लंबे अरसे से हो रहा था। आम आदमी पार्टी के जरिए अरविंद केजरीवाल ने जो उम्मीदें जगाई थीं, धीरे धीरे वे सारी बातें नाउम्मीदी में बदल गईं, जैसे कोई सपना टूट गया हो। जैसे वो भी सबसे मिले हुए थे, जैसे भीड़ में अलग होने का दावा एक प्रोपेगेंडा ही था। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उम्मीदें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ASAP यानी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के जरिए। लेकिन वक्त बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल को लोग अच्छी तरह देख और परख चुके हैं और उनके सारे ही दावों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल एंड कंपनी के अपने नेताओं के कट्टर ईमानदार होने के दावे को दिल्ली के लोगों ने लगातार 2 बार खारिज कर दिया है, पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच लगातार तीसरे दिन सुनवाई कर रही है। वक्फ मामले पर सुनवाई के तीसरे दिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। सॉलिसिटर जनरल ने इसे लेकर किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया और कहा कि फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि यह कानून असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई इलाकों में आए तूफान ने न सिर्फ माल का नुकसान किया है, बल्कि इस आंधी में कई लोगों की जान भी गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तूफान के कारण कम से कम 14 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 47 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा कि संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। तूफान से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली के कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई इलाकों में यातायात बाधित हुआ और मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की वापसी यानी उसके संकेत दिखने लगे हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट JN1 और JF7 की भारत में एंट्री के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। WHO ने पहले ही JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है, लिहाजा मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल में ज़रूरी स्वास्थ्य मशीनरी, दवाएं सहित अन्य संसाधनों की जानकारी को अपडेट कर लिया गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण वायरोलॉजिकल लैब भी तैयार कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि 2020 में कोविड के दौर ने सभी स्टाफ को वेल ट्रेंड कर दिया है। अब वह कोविड वॉरियर्स बन चुके हैं, ऐसे में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि अभी कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है, जैसे ही ज़रूरी गाइडलाइन सामने आएगी उस हिसाब से और भी इंतज़ाम बेहतर किए जाएंगे।
पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को निष्कासित करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई भारत की कार्रवाई के विरोध में किया है। भारत ने बुधवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के एक स्टाफ को अवांछित घोषित करते हुए निष्कासित कर दिया था। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का फरमान सुनाया था। भारत की कार्रवाई से झल्लाए पाकिस्तान भी अब बिना किसी ठोस सबूत के भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले 13 मई को भी भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को अवांछित घोषित करते हुए निष्कासित कर दिया था। इन अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लगे हैं। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में एक अधिकारी दानिश को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सीमा सुरक्षा बल ने एक अभियान में जम्मू सीमा पर 5 पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादियों का एक लॉन्च पैड नष्ट कर दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी चौकियों को तबाह कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। बीएसएफ कमांडेंट चंद्रेश सोना ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, हमने उनकी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने उनकी कई संपत्तियों को नष्ट कर दिया। मस्तपुर में उनका एक लॉन्च पैड था जिसे हमने नष्ट किया। हमारी कार्रवाई के कारण उनकी 5 चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई है। हमने उनके कई बंकर भी नष्ट किए। जानकारी के मुताबिक इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या के संदिग्ध को गोलीबारी से पहले म्यूजियम के बाहर टहलते देखा गया था। जब उसे हिरासत में लिया गया वह तो फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने लगा। संदिग्ध की पहचान शिकागो के रहने वाले 30 साल के एलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की प्रमुख पामेला स्मिथ ने जानकारी दी है कि 2 मृतकों में एक पुरुष और एक महिला है। वहीं यहूदी म्यूजियम में एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे, तभी 30 वर्षीय संदिग्ध ने 4 लोगों के एक समूह के पास पहुंचकर उन पर गोलियां चला दी। इजरायल ने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी तेज कर दी है। एक्सियोस ने इजरायल के 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और तेहरान के बीच चल रही बातचीत विफल हो जाती है तो इजरायल ईरान पर तुरंत हमला कर सकता है। इजरायल की खुफिया एजेंसियों को लगता है कि वार्ता जल्दी विफल हो सकती है, जबकि पहले उन्हें लगता था समझौता होने वाला है। उसने बताया कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मौके का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के सिंहपुरा चट्रू इलाके में आतंकवादियों को घेरे रखा है। सेना और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान अभी जारी है। मौके पर गोलीबारी भी हुई है। इलाके की घेराबंदी की गई है। हालांकि खतरे को बेअसर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाई अलर्ट ऑपरेशन में आतंकवादियों से निपटने के लिए गोलीबारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित 4 आतंकवादी हैंडलर्स की संपत्तियां जब्त की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर और दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में यह कार्रवाई की गई। ओमिक्रॉन 3 स्थित मिक्सन अल्टीमो सोसाइटी में बुधवार रात आई आंधी से बड़ा हादसा हो गया। आंधी से गिरी ग्रिल से एक महिला का सर धड़ से अलग हो गया, जबकि नाती भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निवासियों ने बिल्डर पर भी लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। सोसाइटी के टावर सन 4 में जितेंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। देर रात उनकी सास सुनीता अपने 2 साल के नाती के साथ सोसाइटी में टहल रही थी। आंधी आने पर वो टावर के अंदर की तरफ दौड़कर जा रही थी, तभी 22वीं मंजिल पर रखी ग्रिल उनके ऊपर आ गिरी। ग्रिल से बुजुर्ग महिला की गर्दन धड़ से अलग हो गई, जबकि नाती भी गंभीर रूप से घायल हो गया। नज़दीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर वहां से नोएडा के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। उसके भी सिर में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। अरब सागर और भूमध्य सागर से उठने वाली नम हवाओं की वजह से रात 12 बजे के बाद कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 45 मिनट के अंदर 14 mm से अधिक बारिश भी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश आंधी आ सकती है। कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। एक दिन पहले से ही राजस्थान से लेकर दिल्ली के बीच हवाओं का रुख बदलने लगा था। एनसीआर और दिल्ली में दोपहर बाद से ही बारिश और ओले पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था।
मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि नमी बढ़ने से इस तरह मौसम में परिवर्तन आया है। इसे प्री मानसूनी बारिश भी कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 mm बारिश से खेतों में सतह तक पानी भर गया। आंधी से आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।